Good morning, students. I hope you all are very well. Now we will start our political science class. As the previous lecture, you learned about the partition era, and I think I will start the princely states, integration of princely states, and we are discuss about government approach, the problems of integration to the princely states, and we also discuss the what think about government to integrated these princely states, and what think the princely states, especially Junagadh, Hyderabad, were not interested about the integration in Indian Federation. सो इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करते हुए अब जानेंगे कि कैसे ये इंटीग्रेशन पूरा हुआ, कैसे देश की अखंडता अक्षुण्ण रही, कैसे हमारा देश एक बना रह गया। और कल हम लोगों ने आयरन मैन का भी बात किया था, सॉरी आयरन मैन नहीं, कह सकते हैं भारत के लौह पुरुष ही हैं वो। आयरन मैन से मुझे थोड़ा सा पिछला कुछ एक हॉलीवुड का कंसेप्ट याद आ गया, इसलिए मैं हंस गया। और भारत के लौह पुरुष कहे जाते हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और आज के हॉलीवुड के आयरन मैन की बात नहीं हो रही है, ये भारत के लौह पुरुष की बात हो रही है। और वास्तव में वो लौह पुरुष माने गए हैं देश को एक रखने के लिए, देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए उन्होंने जो किया। इतिहास शायद पूरी तरीके से इस चीज़ को भारतवर्ष के सामने प्रस्तुत नहीं कर सका। मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता ये बात, लेकिन आज मैं फिर कहूँगा कि इतिहास ने कुछ लोगों को ज़बरदस्ती हीरो बना दिया और कुछ लोगों के महान कार्यों को ढक दिया। और अगर मुझसे पूछा जाए तो इतिहास का पुनर्लेखन होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि इन बातों पे अभी हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, अपने पॉइंट्स पे आएंगे। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन में क्या प्रॉब्लम्स थी, और सरकार का उस पर जो गवर्नमेंट का अप्रोच था वो कैसे था। और हम लोगों ने कुछ रीजंस के प्रिंसली स्टेट्स के बारे में भी जानकारियाँ दी, बाटी शेयर की हम लोगों ने आपस में। और स्पेशली प्रिंसली स्टेट्स के डिस्कशन में जो बातें निकल करके सामने आई, उसमें 3 मेन बातें निकल करके सामने आई। वो तीनों बातें थी कि सबसे पहला कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे वो गवर्नमेंट में शामिल होना चाहते थे, कुछ को छोड़ करके। दूसरा था गवर्नमेंट भी कुछ प्रिंसली स्टेट्स को इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे रही थी। उनकी जो रीजनल इम्पोर्टेंस था उसका सम्मान कर रही थी, जो रीजनल कल्चर्स थे उनका सम्मान कर रही थी, जिसमें आप JNK को ले सकते हैं। और उसके बाद इन सारी 2 गतिविधियों के बाद जो तीसरी बात निकल कर सामने आ रही थी वो थी कि जब पार्टीशन हुआ तो इसके बैकड्रॉप में फिर से जो बॉर्डर का डिस्प्यूट हुआ, मतलब देश के अंदर जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो अलग अलग एरियाज थे, उसके जो बॉर्डराइजिंग पे जो डिस्प्यूट क्लियर हुआ, डिस्प्यूट रेज हुआ, वो एक बड़ा समस्या बन करके सामने आया। और इस वजह से जो देश की हम कह सकते हैं कि जो अखंडता थी उस पर एक सवाल उठ गया था, उस पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था कि अगर सीमांकन ठीक से नहीं होगा, बॉर्डराइजिंग ठीक से नहीं होगा, तो फिर देश एक फिगर में कैसे आगे डिस्प्यूट रहेंगे, तो आगे इन डिस्प्यूट्स के बिहाफ पे और प्रॉब्लम्स रेज हो सकती हैं। ये 3 प्रॉब्लम्स थी, 3 बातें निकल करके सामने आई थी जब प्रिंसली स्टेट्स के किंग से हमारे गवर्नमेंट की बात हो रही थी। अब देखिए, शांतिपूर्ण बात हुई, जिसमें 15 अगस्त 1947 के पहले ही बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने भारत सरकार के साथ अपना समझौता पूरा कर लिया कि वो इंडियन फेडरेशन यानी भारतीय संघ में रहेंगे, और अपने स्टेट्स को ये जो रजवाड़ा है, जो राज है, जो प्रिंसली मैनर है, इसको छोड़ देंगे।
4 स्टेट्स ऐसे थे, प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट रखा, जिसमें थे ये जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। जूनागढ़ गुजरात के पास, हैदराबाद डेक्कन इंडिया, उसके बाद मणिपुर और कश्मीर। कश्मीर के इशू को तो अभी आप सब लोग जानते होंगे, और अब तो हालांकि वहाँ पे 5 अगस्त 2019 के बाद चीज़ें और क्लियर हो गई। जो स्पेशल उनको वैरायटी, जो स्पेशल चीज़ें उनको दी गई थी संविधान के तहत, आर्टिकल 370 एंड 35A, उसको हटा दिया गया। तो अब जाकर के भारत का विलय जो हुआ, खास करके जम्मू कश्मीर को लेकर के, वो संपूर्ण हुआ, और इसके लिए बहुत बड़ा साधुवाद है तत्कालिक सरकार को, वर्तमान सरकार को। और अभी हम इन चारों पे बात करेंगे। एक चीज़ और आपको बता दें कि जिस एक्सेशन के तहत ये हुआ था, ये एक तरीके से ये एग्रीमेंट हुआ था, उसे बोला गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये एग्रीमेंट जो हुआ, ये जो सहमति पत्र तैयार हुआ, इस सहमति पत्र का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और इसी के तहत सारे रजवाड़ों का, प्रिंसली स्टेट्स का विलय इंडियन फेडरेशन, भारतीय संघ में हुआ। और भारत एक देश के रूप में, स्टेट के रूप में, आपको मैंने बताया था स्टेट इज डिफर लाइक प्रोविंस। स्टेट मतलब जो उत्तर प्रदेश वगैरह हम लोग बोलते हैं स्टेट समझते हैं, वैसा नहीं। जहाँ पे एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट होती है, एक क्लियर बाउंड्री होती है, उसे स्टेट कहते हैं, राज्य कहते हैं, राज कहते हैं। जैसे भारत, इंडिया एज ए स्टेट, और जब हम उसके अंदर देखिए, पॉलिटिकल साइंस के डिफिनेशन में है, आप याद रखिएगा, हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो इस तरीके से भारत एक देश के रूप में, कंट्री के रूप में सामने आया, स्टेट के रूप में सामने आया। और ये जो 4 प्रॉब्लम्स रह गई, अब इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हैदराबाद के प्रॉब्लम को। इस चैप्टर में हम लोग हैदराबाद, मणिपुर के विलय यानी कि इनके इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, और कश्मीर पे हम लोगों के लिए एक सेपरेट चैप्टर बना हुआ है, चैप्टर 8, उस पर हम लोग देखेंगे। तो हैदराबाद और मणिपुर के बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करते हैं। हैदराबाद डेक्कन, और यहाँ के रूलर को कहा जाता था निज़ाम, और उस समय बहुत रिच थे। हैदराबाद के निज़ाम जो थे वो बहुत रिच थे। और चूँकि हैदराबाद आप मैप में देखो तो ये चारों तरफ से मतलब भारतीय रेजिडेंस में है। उस समय के हिसाब से देखो आप, जो हम लोग कल जो हमने डिस्कस किया था मैप देखने के लिए, उसके हिसाब से अगर आप देखो तो भारत के बीचों बीच एक तरीके से मान लीजिए, उसके अगल बगल पूरा इंडियन प्रोविंस था, बीच में है। और यहाँ के शासक को निज़ाम कहा जाता है, बहुत दौलतमंद माने जाते हैं, इनके पास बहुत पैसे थे तब भी, उसी समय की बात कर रहे हैं। और हैदराबाद को लेकर के स्पेशली ये है कि 1947 जब आज़ाद हुआ था भारत, तो हैदराबाद ने भारत सरकार के साथ 1 साल के लिए एक समझौता किया था, एग्रीमेंट किया था कि अभी यथास्थिति बनाई रखी जाए 1 साल के लिए। तो भारत सरकार ने इस चीज़ को मान ली थी। तो क्योंकि भारत सरकार बहुत ज़्यादा किसी को ऑप्रेस नहीं करना चाहती थी, किसी को ये ना लगे कि हम ज़बरदस्ती दबाव में रख करके कोई काम करवा रहे हैं, तो इसलिए हैदराबाद के निज़ाम की यह बात भारत सरकार ने मानी और 1 साल तक यथास्थिति बरकरार रखा। लेकिन इसी के साथ साथ जो निज़ाम थे, निज़ाम के खिलाफ मूवमेंट शुरू हो गया। निज़ाम के शासन से तेलंगाना जो रीजन था हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में, लोग उनके शासन से खुश नहीं थे, लोग उनके शासन से संतुष्ट नहीं थे, जिसकी वजह से लोग निज़ाम के शासन के विरुद्ध उठ खड़े हुए, निज़ाम के अगेंस्ट उठ खड़े हुए। और इस शासन के अगेंस्ट महिलाएं, खास करके महिलाओं ने बड़ा भागीदारी किया। महिलाओं के साथ साथ वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग भी निज़ाम के अगेंस्ट आ गए। हैदराबाद कांग्रेस भी निज़ाम के अगेंस्ट आ गई और एक पूरा मूवमेंट चलने लगा। तो इस मूवमेंट को दबाने के लिए निज़ाम ने क्या किया कि अपने अर्धसैनिक बलों को उतार दिया। उन अर्धसैनिक बलों को वहाँ के लोकल लोगों के खिलाफ उतार दिया, और उन अर्धसैनिक बलों को कहा गया रजाकार, उन्हें रजाकार कहा जाता था, और बड़े ही क्रूशल होते थे। ये खास करके बहुत ज़्यादा कम्युनल होते थे, सांप्रदायिक होते थे। जो गैर मुस्लिम होते थे उनके साथ बहुत भीषण अत्याचार करते थे।
रज़ाकारों के बारे में आप अलग से भी जान सकते हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा तंग किया था वहाँ के लोकल पीपल्स को, लोकल लोगों को। इस मूवमेंट को दबाने के लिए निज़ाम ने भी बहुत अत्याचार किए थे। तो इसके अगेंस्ट भारत सरकार ने क्या किया कि 1948 सितंबर में भारत सरकार ने वहाँ पे भारतीय सेना को आदेश दिया वहाँ की स्थिति सुधारने के लिए, रज़ाकारों के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए। और भारतीय सेना वहाँ पे मूव की, वहाँ पे गई, रज़ाकारों से लड़ा। कुछ दिन तक ये लड़ाइयाँ रुक रुक कर चलती रहीं और कुछ दिन बाद निज़ाम ने आत्मसमर्पण कर दिया, हैदराबाद के निज़ाम ने। और इस तरीके से हैदराबाद का विलय भारत में हो गया। तो 48 में जाकर के ये विलय हुआ था हैदराबाद का। ये एक स्टोरी था हैदराबाद का विलय, जो कि शुरू में निज़ाम ने आनाकानी किया, उसके बाद निज़ाम ने अपना फोर्स तक उतार दिया और भारत सरकार ने जब उस फोर्स को जवाब दिया भारतीय सेना के द्वारा वहाँ पे, तो फिर निज़ाम आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण का फ़ोटो भी आप देख लीजिए, आपकी किताब में होगा, पेज नंबर देख लीजिएगा, वहाँ पे हैदराबाद का निज़ाम है। और इस पूरे घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हम क्रेडिट दे सकते हैं जिन्होंने बहुत बेहतर ढंग से ऑपरेट किया, और वो व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जिन्होंने हैदराबाद को हिंदुस्तान में मिलने को मजबूर कर दिया। इसके साथ साथ मणिपुर और जूनागढ़ को भी इसी तरीके से हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। जूनागढ़ शायद हमारे चैप्टर में नहीं है, अभी देखते हैं, और मणिपुर के बारे में डिस्कशन करेंगे। और कश्मीर को लेकर के सरदार के हाथों से ये मैटर ले लिया गया। भारत के प्रधानमंत्री ने इस इशू को पता नहीं क्यों यूएन लेकर के चले गए, यूनाइटेड नेशन लेकर के चले गए। तो कश्मीर अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम लोग हैदराबाद क्लियर किए हैं, मणिपुर के बारे में देखेंगे। अब देखिए, मणिपुर की स्टोरी जो है वो थोड़ा सा डिफर है, वो थोड़ा सा अलग है। वहाँ के राजा ने, क्या हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ और आज़ादी के कुछ दिन पहले वहाँ के जो किंग थे बोध चंद्र सिंह, वो भारत संघ में अपनी रियासत के विलय के लिए सहमति पत्र पर साइन कर दिया। लेकिन इसके एवज में उन्होंने एक डिमांड रखी कि उन्हें ये आश्वासन दिया जाए कि मणिपुर में उनकी जो इंटरनल ऑटोनॉमी है वो बरकरार रहेगी। यानी कि एक तरीके से वो, ठीक है, हम भारत में विलय कर देंगे, लेकिन बोध चंद्र सिंह की जो सत्ता है वो भारत में बरकरार रहे, मणिपुर में बरकरार रहे। तो भारत सरकार फिलहाल इस चीज़ को कैरी की। 1948 में जनता के दबाव में मणिपुर में इलेक्शन करवाया गया और इस तरीके से वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप स्टार्ट हुआ, संवैधानिक राजतंत्र स्टार्ट हुआ। और फिर मणिपुर में एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि सत्ता का जो टॉप होगा वो राजा होगा, लेकिन राजा बिना प्रजा के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव से सलाह लिए बिना वो कोई आदेश पारित नहीं कर सकता। तो इसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहा जाता है। हम लोग इस पर डिस्कस भी किए थे क्लास में। और इसके साथ साथ मणिपुर भारत का एक पहला ऐसा स्टेट बन गया जहाँ पे सबसे पहले सार्वभौमिक मताधिकार का प्रयोग हुआ। और इस तरीके से यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी लागू करने वाला, सार्वभौमिक मताधिकार लागू करने वाला मणिपुर पहला स्टेट बन गया। अब देखिए, चीज़ें यहीं तक क्लियर नहीं हो जाती, इसके बाद भी डिस्प्यूट बना रहता है। खास करके मणिपुर की विधानसभा में बड़ा गहरा मतभेद हो जाता है इस चीज़ को लेकर के कि मणिपुर का विलय भारतीय संघ में न हो। वहाँ के लोग ही इस चीज़ को अपोज में आ गए थे। सिर्फ वहाँ की जो मणिपुर कांग्रेस पार्टी थी वो ये चाहती थी कि विलय हो, बाकी जो अन्य पार्टियां थी वो नहीं चाहती थी। लेकिन भारत सरकार ने इस पे दबाव डाल करके मणिपुर का विलय भारत में करवा दिया, बिना वहाँ की विधानसभा में चर्चा किए बिना। और इस तरीके से मणिपुर का विलय भारत में हुआ।
और आज भी आप देखिए तो मणिपुर को लेकर के अनरेस्ट रहा है। मणिपुर के लोगों में इस चीज़ को लेकर के थोड़ी सी कटुता रही है। आज भी ये कटुता बरकरार है कि भारत सरकार ने एक प्रकार से ज़बरदस्ती की, लोगों की राय नहीं ली। जैसे हैदराबाद के केस में देखें आप तो जनता ने आंदोलन किया, जबकि मणिपुर के आप केस में देखिए तो जनता और वहाँ की जो लोकल रीजनल पार्टियाँ थी वो ये नहीं चाहती थी कि हम भारत के साथ विलय लें। हम उनको, भारत सरकार या भारत उसको समझा नहीं पाया और विफल रहा। और भारत सरकार ने वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड यानी कि बोधचंद सिंह को मिला करके या उनके ऊपर दबाव डाल करके मणिपुर का विलय भारत में करवाया। और इस प्रकार से भारत का विलय मणिपुर का विलय भारत में हुआ। और एक विवाद बना रहा, एक उनके मन में कटुता बनी रही, एक तकलीफ बनी रही कि भारत सरकार ने छल बल का प्रयोग किया, जिस वजह से मणिपुर भारतीय संघ में, इंडियन फेडरेशन में शामिल हो पाया। एक चीज़ और है स्टूडेंट्स की, आप के एग्ज़ाम में कार्टून्स आते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसमें देख सकते हैं एक कार्टून है जिसमें मणिपुर के राजा एक व्यक्ति के ऊपर बैठे हुए हैं और रियासत की प्रजा है वो व्यक्ति, और वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के गृहमंत्री, तत्कालीन गृहमंत्री आते हैं और राजा को वो कहते हैं कि नो डोंट गेट अप योर हाइनेस, जस्ट गिव मी दिस दैट विल डू। यानी कि नहीं महाराज, मुझे बस ये दे दीजिए। यानी कि जो विदेशी मामले, प्रतिरक्षा और संचार, इट मीन्स कि फॉरेन अफेयर्स, थोड़ा सा इसमें एक्सटर्नल अफेयर्स थोड़ा इसमें मिसप्रिंट है, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन, ये 3 मैटर हमें दे दीजिए। यही चीज़ जम्मू कश्मीर में भी था, फॉरेन यानी एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन, ये 3 अधिकार हमको दे दीजिए, बाकी अधिकार आप अपने पास रखिए। और इन्हीं 3 अधिकार के बेस पे एक तरीके से हम इस विलय को पूरा कर लेंगे। और आप देखिए आर्टिकल 370 जब लागू था जम्मू कश्मीर में, तो उसका भी यही बेस था। भारत सरकार 3 मुद्दों को छोड़ करके जम्मू कश्मीर को बाकी चीज़ों में स्वायत्तता दे दी थी, यानी कि एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन, विदेश मामले और प्रतिरक्षा, डिफेंस और कम्युनिकेशन, मतलब संचार मामलों में भारत सरकार का निर्णय अंतिम निर्णय होगा और बाकी मामलों में जम्मू कश्मीर सरकार वहाँ पे यह कार्य करेगी। और यही काम इस कार्टून के माध्यम से यह चीज़ हमको बताया जा रहा है कि वल्लभ भाई पटेल ने इसी तरीके से यह 3 चीज़ों की डिमांड की कि आप इन 3 चीज़ों को हमें दे दीजिए, बाकी आप अपनी स्वायत्तता अपने पास रखिए। और महाराजा तैयार हो जाते हैं इन चीज़ों करने के लिए। और इसके बाद फिर धीरे धीरे भारत सरकार महाराजा के ऊपर दबाव डाल करके पूरी तरीके से मणिपुर को अपने में इंटीग्रेट कर लेती है, मिला लेती है। तो स्टूडेंट्स, ये इस कार्टून के माध्यम से बताया जा रहा है कि प्रीवियसली सबसे पहले वल्लभ भाई पटेल महाराजा को अश्योर्ड करते हैं कि आप सिर्फ इन 3 चीज़ों को हमें दे दीजिए, उसके बाद आप अपनी ऑटोनॉमी को रखिए। लेकिन उसके बाद जब इन 3 चीज़ों को महाराजा एग्री कर देते हैं देने के लिए, और उसके बाद फिर धीरे धीरे भारत सरकार वल्लभ भाई पटेल महाराजा के ऊपर दबाव डाल करके पूर्णतः विलय करवा लेते हैं मणिपुर का। और इस प्रकार मणिपुर का विलय पूरी तरीके से भारत में हो जाता है। और इस कार्टून के माध्यम से भी ये बताया गया है, तो आप इन चीज़ों को समझिएगा। तो आज के लिए हम यहीं पे टॉपिक को रोकते हैं और कल हमारा नया टॉपिक होगा रीऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्टेट, राज्यों का पुनर्संगठन। इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग ध्यान से पढ़िए, वीडियो को देखिए और टेक्स्ट को भी देखिए। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तब तक के लिए थैंक्स। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।